वांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच लड़ी गई। जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडीज पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन। हम लोग बात कर रहे थे संधियों की, नीतियों की। अंग्रेज ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई, संधियां की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं सागौली की संधि के बारे में। ये क्या है? देखिए, अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच सागौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सागौली की संधि पर 2 दिसंबर 1815 को संधि हुई थी और 1816 में इसकी पुष्टि की गई। कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने किए थे। संधि द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की स्थापना के लिए प्रदान की गई और ब्रिटेन को सैन्य सेवा के लिए गोरखाओं की भर्ती करने की अनुमति दी गई। संधि के अनुसार नेपाल के राजा के अधिकांश क्षेत्र इस संधि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक सत्ता में चले गए थे। सागौली की संधि को दिसंबर 1923 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1923 में सदा शांति और मित्रता की संधि के द्वारा, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप कहा जाता है, के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सागौली की संधि पर हस्ताक्षर ब्रिटेन और किन के बीच हुए थे? ऑप्शन ए गोरखाओं, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब एंड ऑप्शन डी मराठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखाओं के बीच हुआ था। सागौली की संधि पर हस्ताक्षर ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच हुए थे। किस मुगल राजा ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी फर्रुखसियर ने एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस फरमान के तहत कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक या पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। अब हम लोग बात करते हैं, जब अंग्रेज़ों ने नीतियां बनाई, संधियां की, तो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ अपनी नीतियों को, संधियों को आसानी से भारत में लागू कर पाए। इसके लिए इन्हें कई लड़ाइयाँ भी लड़नी होंगी। तो इसी क्रम में एक युद्ध है, एक लड़ाई है, वांडीवास की लड़ाई। उसके बारे में चर्चा करते हैं। वांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 1760 में तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेज़ों ने जीती थी। सर आयरकुट ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद भारत में ब्रिटिशों के लिए कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। इस युद्ध का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। वांडीवास की लड़ाई किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? ऑप्शन ए पहले कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी दूसरे कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तीसरे कर्नाटक युद्ध एंड ऑप्शन डी चौथे कर्नाटक युद्ध। हम लोग पढ़ चुके हैं, वांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई थी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद। कड़ी को आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यपकत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अधिकार नहीं किया गया था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी जूनागढ़ एंड ऑप्शन डी नागपुर। जूनागढ़ को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। जूनागढ़ ब्रिटिश भारत की एक रियासत थी जो अब गुजरात में है। इसे 1948 में भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। झांसी, सतारा और नागपुर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अधिकृत किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जूनागढ़। हम लोगों ने कल रैयतवारी व्यवस्था पर क्वेश्चन भी देखा था। आज कुछ चर्चा कर लेते हैं रैयतवारी व्यवस्था पे।
थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था की शुरुआत की। दोनों ने इस व्यवस्था का देश के विभिन्न भागों में प्रयोग किया। रैयतवारी व्यवस्था कर्नाटक में और बॉम्बे के आसपास और उसके कुछ अगल बगल के एरिया पर प्रयोग किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था भूमि राजस्व संग्रह की एक व्यवस्था थी, जिसमें मद्रास और बॉम्बे रियासत के किसानों को सरकार को लगभग आधे उत्पादन का भुगतान करना पड़ता था, और यही था रैयतवारी व्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे नीति और संधियों के बारे में चर्चा किया है, तो चलिए एक संधि और है त्रिपक्षीय संधि के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जानते हैं त्रिपक्षीय संधि क्या है। त्रिपक्षीय संधि ब्रिटिश और रंजीत सिंह एवं शाह शुजा द्वारा किया गया था। वहीं इस संधि के अनुसार ऑकलैंड की फॉरवर्ड नीति का अर्थ था कि ब्रिटिशों को ब्रिटिश भारत की सीमा को संभावित रूसी हमले से या तो संधियों के माध्यम से या पड़ोसी देश को जीतने के लिए पहल करनी थी। इस प्रयोजन के लिए एक त्रिपक्षीय संधि 1838 को ब्रिटिश और रंजीत सिंह एवं शाह शुजा के द्वारा किया गया। त्रिपक्षीय संधि 1838 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह ब्रिटिश, रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच किसी भी विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए एक समझौता था। ऑप्शन बी, यह अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रांसीसियों, हैदर अली और निज़ाम के बीच एक गठबंधन था। ऑप्शन सी, यह मराठों के खिलाफ हैदर अली, मराठा और निज़ाम के बीच एक संधि थी। ऑप्शन डी, यह ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के बीच एक गठबंधन था। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीन लोगों के बीच था, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। यह रंजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिशों के बीच की गई संधि थी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए, यह ब्रिटिश, रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच किसी भी विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए एक समझौता था। दोस्तों, यह सीरीज कराने का मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा हिस्ट्री कवर करा देना है। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है उसी तरह से बनाया गया है, और एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला, दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध, दूसरा पहला एंग्लो मराठा युद्ध, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध और पहला एंग्लो सिख युद्ध। इसको कोड में करना है और बताना है कि ये जो क्रम है इसका सही कोड क्या है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, ये जितने भी युद्ध हैं ये कब हुए थे, उनकी ईस्वी आपको पता होना चाहिए। अगर ये जानकारी है तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध के बारे में जानते हैं। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। वहीं पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था और पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। अब आप जान चुके हैं, और इस प्रकार आप जब कोड देखेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3, 4, 1, यानी कि पहला एंग्लो मराठा युद्ध सर्वप्रथम हुआ था, उसके बाद तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होगा, उसके बाद पहला एंग्लो सिख युद्ध होगा, उसके बाद दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध होगा। ऑप्शन सी। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और हम नीतियाँ, युद्ध, संधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी कुछ बचा है उस संधि का भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते जाइए। अरे फिर फ़ोन आ गया। हेलो, बताओ क्या, कैसा सवाल है ये? प्यार क्या होता है? मेरे हिसाब से प्यार कोरोना होता है, कब हो जाए पता ही नहीं चलता। और वैसे भी
अगर हो जाए तो मरीज को दिन में 3 बार भाप लेना चाहिए। उसके बाद काढ़ा बार बार पीना चाहिए। रात को समय दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। घर में रहना है, पढ़ाई करते रहना है। फिर भी अगर लक्षण दिखे तो फरवरी महीना में 1 तारीख से 14 तारीख तक 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो जाइए। जीवन में कभी लव नहीं होगा। बेवकूफ़ कहीं का कैसा कैसा क्वेश्चन कर देता है। बट देखिए, बसीन की संधि के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। सूरत से पेशवा का अधिकार समाप्त हो गया। पेशवा के राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। वहीं कंपनी की अनुमति के बिना पेशवा अन्य राज्यों से मित्रता या संधि नहीं कर सकता था। यही थी बसीन की संधि। इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। बसीन की संधि के तहत किस राज्य से पेशवा का अधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बालासोर एंड ऑप्शन डी कटक। हमने पढ़ लिया है, इसका करेक्ट आंसर है बी सूरत। दोस्तों, ब्रिटिशर्स भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारी नीतियां बनाया, बहुत सारी संधियां किया और बहुत सारे युद्ध भी लड़े। साथ ही साथ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो ब्रिटिश से मुग़ल दरबार में भारत के राजाओं के यहाँ अपने राजनयिक भेजते थे। इसी क्रम में 18 सितंबर 1615 को अंग्रेजी राजनयिक सर टॉमस रो, जिसे थॉमस रो भी बोलते हैं, मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सर टॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुग़ल सम्राट के दरबार में आए थे? तो आपको इसका पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, किसके दरबार में आए थे। तो हमारा आंसर होगा सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। हमने यह क्वेश्चन कर लिया है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिलता रहे। थैंक यू।